ठीक है, तो आज अपन कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हैं? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो अपन ने हर जगह हिस्ट्री में देखे तो नेशनलिज्म तो मिल ही जाता है हर कंट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्री तो है नहीं, यूरोप इज़ नॉट अ कंट्री। ठीक है, यूरोप इज़ अ कॉन्टिनेंट। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात क्यों हो रही है, लाइक कॉन्टिनेंट की बात कैसे हो रही है? अब एशिया में अपन ने देखा है कि राइज इन नेशनलिज्म इन एशिया, नहीं, इंडिया देखा है अपन ने, चाइना देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये पूरे यूरोप की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब यूरोप की बात कैसे हो रही है? यहाँ पे यूरोप की बात ऐसे हो रही है कि उसके अंदर जो कंट्रीज है, ठीक है, फ्रांस हो गई, ये सब, तो जिसके अंदर जितनी कंट्रीज हैं उनके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यूरोप एज एन होल बात नहीं, यूरोप एज एन होल ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपन नेशनलिज्म कैसे स्टडी करेंगे एक एक करके, कि पहले इधर हुई, फिर उससे कनेक्टेड इधर हुई, फिर ऐसे हुई। तो जो भी है, तो ये इस तरीके से, हाँ, तो मैंने चैप्टर आज ही चालू कर रही हूँ मैं, एक नया चैप्टर। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये चालू हो रहा है और इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो होगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। मैंने बोला वी आर स्टडिंग अबाउट यूरोप, फुल यूरोप, लेकिन यहाँ पे अभी सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रांस के बारे में। अब 9th क्लास में एक अपना चैप्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसमें जितनी फ्रेंच की स्टोरी है वो मोस्टली उतनी ही है, मतलब थोड़ी बहुत एक्सटेंड करके, बाकी अगर वो अच्छे से आता है तो इसमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ये पूरे यूरोप में सबसे पहले और सबसे क्लियर रिवॉल्यूशन जो हुआ, जो क्लियर नेशनलिज्म अगर आई तो कहाँ पे आई? फ्रांस में आई। ठीक है, फ्रांस में क्लियर रिवॉल्यूशन आई। फ्रांस से दूसरी कंट्रीज जो थी उनको मोटिवेशन मिला कि हाँ जो है हमें भी अपनी कंट्री में नेशनलिज्म की नीड है। ठीक है, तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट, मतलब फ्रांस वॉज द फर्स्ट इन दिस रेस। ठीक है, उसके पास सबसे पहले नेशनलिज्म आया, उसके पास सबसे पहले रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, मतलब कि वहाँ के लोग सबसे पहले रिवोल्ट करना चालू हुए बेसिकली, कि नहीं, हमको जो ये मोनार्की है और ये सारी जो चीज़ें ये हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा वोट चाहिए। तो ये जो भी जितनी भी नेशनलिज्म में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर अपन देखें तो किसी भी कंट्री में जब नेशनलिज्म आता है या फिर नेशनलिज्म आना चालू होता है तो प्रोसेस एक ही होती है। धीरे धीरे लोगों को समझ आता है कि अच्छा वोटिंग तो सबको देनी चाहिए, धीरे धीरे लोगों को आता है कि नहीं, टैक्सेस भी सबको देने चाहिए, कुछ ही लोग टैक्सेस क्यों दे रहे हैं, कुछ क्यों नहीं दे रहे। तो ये सबके सारी कंट्री की ना थोड़ी बहुत इधर उधर करके कहानी सेम ही रहती है जब भी किसी भी कंट्री में नेशनलिज्म आ रहा है तो। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि वैसे ही फ्रांस में भी यही चीज़ हुई। तो अभी हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर किया था? नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा था कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में। ठीक है, कि कैसे लोगों के बीच में ये मैसेज आया, लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हम जो हैं एक उसके हैं, हम जो हैं एक क्या बोलते हैं नेशन के हैं, हमें अपने रिलीजन को, अपने कास्ट को अलग करके हमें एज एन इंडियन सोचना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या देखी थी, कब देखी थी? नेशनलिज्म इन इंडिया में देखी थी, कलेक्टिव बिलोंगिंग में। तो अब अपन वही चीज़ फ्रांस में देखेंगे कि फ्रांस में ऐसा क्या हुआ। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब वही फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे आई? तो सबसे पहले तो अगेन फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच का फ्लैग बनाया गया। ठीक है, एक नया फ्रेंच का फ्लैग बनाया गया। मैंने बताया था कि हर जगह यही होता है, एक फ्लैग बनाया जाएगा, पुरानी स्टोरी सुनाई जाएंगी, एक कंट्री की इमेज बनाई जाएगी कोई। ठीक है, तो एक कंट्री की जो भी है, तो यही सारी चीज़ें होनी है। तो यहाँ पे भी क्या, एक नया फ्रेंच का फ्लैग बना। यहाँ पे जब कलेक्टिव बिलोंगिंग चालू हुई तो एक नया फ्रेंच का फ्लैग बना। सेकेंडली क्या, इन लोग के भी अपने जो होते हैं ना नारे होते थे। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में भी होते थे। ठीक है, कई नारे हुए जब नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा था, वैसे ही फ्रांस में भी इनके अपने अपने नारे होते थे। ठीक है, जो लोग क्या बोलते हैं, जब भी मूवमेंट्स करते थे, जब भी रैलीज करते थे, तो इस तरह के नारों का वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब 9th का अगर थोड़ा बहुत याद हो तो अपन ने 9th में क्या देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि वहाँ पे एक बंदा था, एक किंग था, क्या नाम था उसका? लुई 16 उसका नाम था। वो बंदा आया, उसने देखा कि उसकी ट्रेजरी खाली है, तो उसने क्या किया, टैक्स ऑलरेडी था पर उसने और बढ़ा दिया।
ठीक है। और टैक्स कौन लोग देते थे? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देते थे। थर्ड स्टेट कौन था? जो सबसे नीचा, जो सोसाइटी का सबसे जो गरीब, जो बोलेंगे गरीब सोसाइटी जो थी, बेसिकली गरीब पार्ट जो था सोसाइटी का, सबसे निचला पार्ट जो था सोसाइटी का, वो ही टैक्स देता था, और जो अमीर लोग होते थे वो टैक्स नहीं देते थे। तो ये चीज़ कहाँ होती थी? फ्रांस में होती थी पहले, ठीक है, इस टाइम से पहले। अब क्या हुआ कि वहाँ पे फिर जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो किसी तरह एजुकेटेड हुए और उनको समझ में आया कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या नाम दिया? नेशनल असेंबली। कुछ टाइम बाद लोग जो थे राजा से बहुत ही नफरत करने लगे, रिवोल्ट करने लग गए, क्योंकि बहुत से कारण है इसके। अपन ने डिटेल में पढ़े थे 9th में कि बहुत कारण थे, क्राइसिस हो चुके थे, राजा संभाल नहीं पा रहा था, टैक्सेस बहुत बढ़ा रहा था, तो जो भी है लोग राजा से नफरत करने लग गए थे। क्योंकि लोगों को अब राजा नहीं पसंद था तो राजा को हार माननी पड़ी। उसको जो पावर था वो किसको देना पड़ा? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली क्या थी? थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो टीम बनाई कि अच्छा अब हम चलाएंगे। तो उन्होंने, जो अपना किंग था पहले वो नहीं मानता था किसी नेशनल असेंबली को, क्या गवर्नमेंट चलती थी? किंग की गवर्नमेंट चलती थी। अब उसने मान लिया कि उससे नहीं जम रहा, उससे फ्रांस को चलाते नहीं बन रहा, तो उसने क्या किया? सारा पावर किसको दे दिया? नेशनल असेंबली को दे दिया। अब पावर में कौन आया? नेशनल असेंबली। तो ये भी एक, ये जो नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन है फ्रांस में, ये भी एक कलेक्टिव बिलोंगिंग ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग जुड़कर सामने आए कि नहीं, हमको जो है ये सब नहीं चाहिए, ये सही चीज़ नहीं है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और वैसे तब क्या हुआ? नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन। अब ये हिम्स क्या है? एक काइंड ऑफ मंत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो हिम्स वहाँ पे बनाए गए। मैं अभी इंडिया में अपन ने क्या पढ़ा था? वही फोकलोर्स, एक दूसरे को सुनाने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ कोट्स हैं कि तुम सुनो और तुम्हें क्विक आइडिया लग जाए कि बोलना क्या चाहता है सामने वाला। तो लाइक ये हिम्स हुए। ओथ्स लिए गए, ओथ तो समझ ही रहे हो ना, शपथ ली गई कि अच्छा ठीक है, हमें अपने देश को संभालना है, हमारे देश को बचाना है, व्हाटएवर। तो ये सब हुआ फ्रांस में। फिर क्या? अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेटअप। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मतलब कि जो पूरे फ्रांस को इक्वल देखे। मैंने अभी बताया जब नेशनल असेंबली नहीं थी, नेशनल असेंबली से पहले क्या होता था? स्टेट्स होते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड में क्या अमीर लोग होते थे, थर्ड स्टेट में क्या थोड़े निचले दर के लोग होते थे, और टैक्सेस किन से लिया जाता था? थर्ड स्टेट के लोगों से लिया जाता था। तो अब क्या हुआ कि जब नेशनल असेंबली आई, अब नेशनल असेंबली के लोग किस स्टेट को बिलोंग करते थे? मोस्टली थर्ड स्टेट के जो लोग थे वही नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, क्योंकि उन्हीं के साथ ज्यादती हो रही थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वही लोग आगे खड़े होकर आए। तो जो भी है, तो ये जो चीज़ हो रही थी, तो इसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली जैसी है, उन्होंने सेंट्रल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बनाया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो किसी की तरफ टिल्टेड नहीं है। जैसे कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला जो किंग जो चला रहा था, वो किसकी तरफ टिल्टेड था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों की तरफ टिल्टेड था, क्योंकि उनको फेवर करता था, है ना। वो अमीरों को फेवर करता था, गरीबों को फेवर नहीं करता था। तो ये जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी नई नेशनल असेंबली वाली, ये किसी को फेवर नहीं करता था, ये इक्वालिटी रखता था। तो इसे क्या बोलेंगे? एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना। कहाँ पे? फ्रांस में। अब इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज व अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो टैक्सेस होते हैं, जो बेफालतू के टैक्सेस लिए जाते थे, जैसे कि एक एग्जांपल है, जब नेशनल असेंबली आई, जब नेशनल असेंबली को पावर मिला, तो एक टैक्स होता था, अगर तुम लोग को याद है, थिट्स नाम का, उसका नाम होता था थिट्स। तो वो किसको देना पड़ता था? लोगों को किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, चर्च को देना पड़ता था, ठीक है। और वो टैक्स था, ऐसा नहीं था कि तुम दान दे रहे हो, कुछ तुम्हें देना ही है, वो टैक्स है, ठीक है। तो वो देना पड़ता था, और किसको देना पड़ता था? अगेन थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। तो जैसे ही नेशनल असेंबली पावर में आई, तो उसने सबसे पहले क्या चीज़ बंद कराई? ये बंद करा है कि कोई टैक्स नहीं देगा चर्च को, ठीक है। चर्च को जो ये टैक्स मिल रहा है ये इनरिलेवेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, है ना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, है ना। तो कुछ इस तरह के रिफॉर्म्स भी आए थे, जैसे कि आज अपन क्या कर रहे हैं, अगर कहीं पे भी अपन को कोई चीज़ मेजर करनी है, कुछ भी करना है, तो अपने पास एक यूनिफॉर्म वेट है, ठीक है। 1 kg के लिए अपन को कुछ मिल जाएगा कि इससे वेट कर लो, 2 kg के लिए व्हाटएवर, तो ये तुमको मिल जाएगा, तुम आराम से उससे वेट करोगे, और पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ सेम है। यहाँ इंडिया में जो 1 kg है, वो बाहर भी कहीं पे 1 kg है,
ठीक है। जो मध्य प्रदेश में 1 kg है वो केरला में भी 1 kg है, ठीक है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था फ्रांस में, कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना, कभी ना कभी तो ये चीज़ नहीं हुई होगी। तो फ्रांस में जो ये टाइम था इससे पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। कहीं पर कोई अपना ही चीज़ें मान रहा है, कहीं पे कुछ अपना मान रहा है, तो इस वजह से क्या होता था, जो नॉर्मल सिटीजन्स होते थे उनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी, है ना। तो ये जो चीज़ थी वो बंद हुई, ये जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं बंद होने की शुरुआत हो गई। कई जगहों पे फ्रांस में क्या हुआ, सेम वेट और मेजर्स, मतलब कि एक स्केल 15 सेंटीमीटर की होती है तो 15 सेंटीमीटर पूरे फ्रांस में इतना ही होगा, ठीक है। कहीं तुम अपना 15 सेंटीमीटर नहीं बना सकते, हर कोई 15 सेंटीमीटर को इस स्केल से ही मेजर करेगा। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सेम मेजर और सेम वेट वाली चीज़ें भी यहाँ पे होने लगी, ठीक है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हुई वो क्या था, फ्रेंच में जो ये अपन, एक मिनट, ये टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। सब लोगों ने मतलब एक दूसरे को फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट से बाहर निकल के क्या सोचा कि हम फ्रांस के हैं। उन्होंने नेशन का सोचा, ठीक है, ना कि अपने बैकग्राउंड का, अपनी अपब्रिंगिंग का सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि हम नेशन के हैं। तो इसमें जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया। जैसे अभी आप इंडिया को देख लो तो इंडिया में कितने लैंग्वेजेस हैं, कितने लैंग्वेजेस। सबको वैसे फ्रीडम है कि तुम जो करना है कर लो, और वैसे नेशनल लैंग्वेज है अपनी हिंदी। वैसे वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ के भी बहुत अलग अलग लैंग्वेज थे, ठीक है। कुछ लैंग्वेज कोई फ्रांस में कुछ लोग, कुछ जगह के लोग बोल रहे हैं, कुछ जगह के लोग, ऐसे करके डिविजन थी लैंग्वेजेस में। तो क्या हुआ कि फ्रांस के जो लोग थे इन्होंने क्या चालू किया, जब अपन ये रिवॉल्यूशन के टाइम पे, कि हम क्या करेंगे, एक लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। और वो क्या था, फ्रेंच। उन्होंने बोला कि हम इस लैंग्वेज को ही इंपॉर्टेंस देंगे। सब लोगों को जो किया, मोटिवेट किया कि तुम ये लैंग्वेज बोलो, फ्रेंच बोलो, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो बोलो, और बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है उनको डिस्करेज किया कि नहीं ये सही नहीं है, इससे हम बट रहे हैं, ठीक है। सबका अपना अपना मानना है, तो उन लोगों ने सोचा कि इससे हम बट रहे हैं, ठीक है। और सबको एक लैंग्वेज बोलनी चाहिए, इससे हम एक कॉन्टिनेंट बन के रहेंगे, सॉरी एक कंट्री बन के रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ किस टॉपिक के अंदर थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अगर ये आता है कि फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई, तो अपन को ये सारे पॉइंट्स बोलने हैं, ठीक है। फ्लैग वाला हो गया, हिम्स ओथ्स वाली चीज़ हो गई, ये लैंग्वेज वाली चीज़ हो गई, ठीक है, ये टैक्सेस हटने वाली चीज़ हो गई, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो मैं लिखवा देती हूँ।
अभी 1-2 पॉइंट और है, वो भी लिख लो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने नहीं बताया। टू द मतलब एक जो रीज़न है कलेक्टिव बिलोंगिंग का वो ये है कि लोगों के बीच में आइडिया आने लगा किसका, ला पेट्री एंड ला सिटियन, ये सी है, ओके, सिटियन। मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे जो सब वैसे अपने नेशन को ऐसा मदर ही ट्रीट करते हैं मोस्टली, अगर सारी कंट्रीज़ को देखा जाए, ठीक है, लेकिन उस वक्त ये लोग ऐसा फादर ट्रीट करते थे अपनी कंट्री को। सो दिस मीन्स कि अपने फादर के लिए सोचो, अपने नेशन के लिए सोचो, एंड दिस मीन्स सारे सिटीजन्स लाइक अब सारे सिटीजन्स एक दूसरे के बीच में एक बॉन्डिंग रखो, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। हाँ, तो ये हो गया, ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाले पार्ट हो गया। अब अपन आगे देख रहे हैं कि फिर क्या होता है कि जैसे फ्रेंच में फ्रांस में बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले वहाँ पे मोनार्क था, अपना किंग बैठा हुआ था वहाँ पे। फिर अपनी नेशनल असेंबली आ गई 30 स्टेट से, उसने बोला नहीं सबको इक्वल वोट्स मिलेंगे, वो आके बैठ गए। फिर क्या हुआ, नेशनल असेंबली को भी कुछ टाइम बाद हटा दिया गया, ठीक है। कैसे हटाया गया, एक नया क्लब आया था, वो भी 30 स्टेट से ही था, पर 30 स्टेट के भी और नीचे जो निचले लोग होते हैं वहाँ से एक क्लब आया था, जैकोबिन क्लब नाम है उसका, तो फिर वो आके बैठ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ और आया था जो मुझको याद नहीं, लेकिन उसके बाद जो है हाँ फिर क्या था, डिक्टेटरशिप आ गई थी जैकोबिन के बाद। वहाँ पर तुम समझ रहे हो, जो नेशनल असेंबली थी वो एक डेमोक्रेसी थी, वो एक डेमोक्रेसी थी। उसके बाद जो है डिक्टेटरशिप आ गई थी। तो जो भी है वहाँ के जो अपना एक नेपोलियन था, वो वहाँ का डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर नहीं था, एकदम मेन कैरेक्टर नहीं था, रूलर नहीं था, ठीक है। बट ये इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अभी रूलर नहीं था ये, वहाँ पे जनरल ऑफ आर्मी ऐसा कुछ था,
तो जो भी है, तो इस बंदे ने क्या किया, ये बंदा धीरे धीरे करके ऊपर आया और बेसिकली वहाँ का रूलर बन गया। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है। और वहाँ पे जब वो रूलर बना तो उसने वहाँ से डेमोक्रेसी टोटली ख़त्म कर दी, ठीक है। वैसे तो वो ऐसी भी नहीं थी, पर फिर भी ख़त्म कर दी जितनी भी थी। और फिर उसने क्या किया, देखो डेमोक्रेसी उसने कंट्री से ख़त्म कर दी, ये एक बुरी बात है, ठीक है। ये हर कंट्री के लिए बुरी बात है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, लेकिन ये रूलर अच्छा था, ठीक है। ये रूलर अच्छा था। जैसे ही नेपोलियन पावर में आया तो उसने बहुत सी गलत होती हुई चीज़ों को रोका था, ठीक है। बहुत सी गलत होती हुई चीज़ों को रोका था। और जब वो पावर में आया तो उसके बाद इसने क्या किया था, जो दूसरी एडजेसेंट कंट्रीज़ थी, किसके एडजेसेंट जो फ्रांस के एडजेसेंट कंट्रीज़ थी, वहाँ पे भी इसने क्या किया, अपनी आर्मी को फैलाना चालू किया, उन पार्ट्स को भी कॉन्कर करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो जो भी है, ये नेपोलियन जो है ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है अपने पूरे क्या बोलते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप में, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन इसी से अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। इसको अपन नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियन आ गया, मैंने बता दिया, उसने एक दूसरी जगह पे भी कॉन्कर करके उसका एक बहुत लार्ज एम्पायर खड़ा कर लिया था। किसने? नेपोलियन ने, ठीक है। और इसने काफ़ी ज़्यादा नए रिफॉर्म्स लाए सोसाइटी में, ठीक है। पब्लिक खुश थी इससे। ये एक डिक्टेटर था, उसकी गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप पे फॉलो कर रही थी, लेकिन स्टिल ये एक बहुत बड़े जो हैं रिफॉर्म्स लेकर आया, अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आया, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कि अबॉलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो वैसे इक्वालिटी कुछ हद तक तब भी आई थी जब नेशनल असेंबली आ गई थी, याद है, जब अपना किंग था उसके बाद नेशनल असेंबली आई थी, तब भी कई तरह की इक्वालिटी आई थी। पर इसने और इक्वालिटी पे फोकस किया। जितने भी प्रिविलेजेस थे जो बर्थ से मिलते हैं लोगों को, ठीक है, कि तुम एक अच्छी फैमिली में पैदा हो गए, बस अब तुमको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, जो तुमसे नीचे उनको बुली करने का मौका मिल रहा है। तो व्हाट्सोएवर ये जितनी भी चीज़ें थी उनको ख़त्म कर दिया। किसने? अपने नेपोलियन ने, कि बर्थ से कोई राइट नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कैपेबिलिटी है तो तुम खुद प्रिविलेजेस तक पहुंच जाओगे, तुम्हें बर्थ से प्रिविलेजेस हम नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रिफॉर्म तो ये था। देन फ्यूडल सिस्टम, सर्फडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज वर अबॉलिश, ठीक है। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या मतलब, जब ऐसा होता है ना कि जो कुछ बड़े लोग होते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं या फिर बड़े नोबल्स होते हैं, जो भी अमीर लोग, वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को अपने अंडर रख लेते हैं, ठीक है, अपने अंडर रख लेते हैं। और क्या बोल के रख लेते हैं कि तुमने टैक्स पे नहीं किया और तुम कर भी नहीं पाओगे अपने लाइफ में, तो हम क्या कर रहे हैं, तुमको अपने अंडर रख ले रहे हैं ताकि तुम हमारे अंडर काम करके अपना किसी तरीके से अपना जो टैक्स है उसको पे कर सको, है ना। तो ये जो चीज़ थी ये इसने बंद कराई। इसने बोला कि नहीं, जितने भी लोगों ने अपने अंडर दूसरे लोगों को रखा हुआ है, जितने भी दूसरे लोग बंधे हुए हैं इस चीज़ के वजह से, टैक्सेस के वजह से, वगैरह के वजह से, उनको ज़बरदस्ती किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, वो फ्री हैं। उनको अगर जाना है तो वो चले जाएं, ठीक है। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। उसने ये चीज़ कम्प्लीटली बंद कर दी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी एकदम ही। तो ये एक बेसिकली ये चीज़ शो करता है कि उसने सिर्फ बड़े लोगों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ जो क्रीमी लेयर होती है ना किसी भी सोसाइटी की, सिर्फ उसने वहाँ का नहीं सोचा, उसने एकदम निचले स्तर पे जो लोग होते हैं उनकी भी सोची, ठीक है। फिर क्या हुआ, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स व इम्प्रूव। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या मतलब है? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि क्या होता था फ्रांस में इससे पहले, जब नेपोलियन नहीं आया था, तो अगर मान लो फ्रांस में कहीं पे किसी छोटे से एरिया के लोग चाहते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मान लो सब पेन बेचते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, सब पेन बेचते हैं, तो अब ये लोग अलग अलग जाके बेचें, इससे अच्छा ये सोच रहे हैं कि हम एक ग्रुप बन जाते हैं, अपनी एक प्राइस फिक्स कर देते हैं और फिर साथ में लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने जाएंगे। ऐसा ये लोग चाहते थे। इससे होता ये था कि कोई मान लो एक बंदा है, ठीक है, अकेले बेचने की बात कर रही हूँ जब, तो अगर कोई बंदा है वो 10 रुपये में बेच रहा है, कोई है जो 12 में बेच रहा है, कोई 9 में बेच रहा है, कोई 15 में बेच रहा है, अलग अलग प्राइस है, तो जो लोग हैं वो सबको ये बोलेंगे कि नहीं, तुमसे सस्ता हमें कहीं और मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक लॉस वाली बात हो जाती थी, ठीक है। किसी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा जो कम बेच रहा है, किसी को कम प्रॉफिट होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेच रहा है, किसी का बिजनेस ही ना हो, किसी का बहुत बिजनेस हो। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि हम ग्रुप्स बना लेते हैं और ग्रुप्स में हम ट्रेड करेंगे, पर ये चीज़ की मनाही थी,
इसको बोलेंगे गिल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ की मनाही थी कहाँ पे, नेपोलियन से पहले, कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। जब नेपोलियन आया तो उसने ये रिस्ट्रिक्शन बंद कर दिया। उसने बोला तुम्हें जहाँ बिजनेस करना है, कंट्री से बाहर बिजनेस करना है तुम करो, ओवरसीज बिजनेस करना है करो, जहाँ बिजनेस करना है तुम करो, जैसे पॉलिसीज़ बना के बिजनेस करना है तुम करो, सब कुछ अलाउड है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा सबसे पहले तो लोग जो थे वहाँ के वो बहुत खुश हुए कि अच्छा है चलो अब हम ये सब मतलब अब हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। सेकेंडली क्या, ये फ्रांस के लिए भी बहुत अच्छा था, ठीक है। मतलब किसी भी कंट्री में याद रखना ये चीज़, जितना ज़्यादा बिजनेस होता है, जितनी ज़्यादा कंपनीज खुलती हैं, वो जो कंट्री है उतनी आगे बढ़ती है, उतनी डेवलप होती है। जीडीपी का जो ग्रोथ है वो तो भाई नौकरी करने वालों से भी बढ़ जाता है थोड़ा थोड़ा पॉइंटों में, लेकिन अगर जीडीपी का ग्रोथ बहुत इंक्रीज करना है, लिटरली कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो हमें हमारी कंट्री में बिजनेसमैन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस बंदे ने बोला कि ठीक है तुम ट्रेड करो, तुम बिजनेस करो, जहाँ जाके करना है वहाँ करो, ठीक है। इस तरीके से इसने लोगों की भी सोची और फ्रांस की भी सोची, ठीक है। अभी इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैं इसका एक और चीज़ जो मैंने नहीं बताई, ठीक है, मतलब एक पॉइंट है, देख लो वो क्या। पहली बात तो वही जो मैंने बताया था पहले कि जो यूनिफॉर्म वेट की पूरी कंट्री में एक स्टैंडर्ड माना जाएगा वेट का, मेजर का, जो भी है, तो ये लीगल किया उसने। यूनिफॉर्म लॉस मतलब कि कोई भी अगर लॉ है तो फ्रांस की एक जगह पे जो कि अच्छा है तो वो पूरे फ्रांस के सिटीजन्स मानेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह पे चल रहा है कहीं एक जगह पे नहीं चल रहा, पूरे सिटीजन्स को मानना पड़ेगा फ्रांस में यूनिफॉर्म लॉस। और दूसरी चीज़, कभी कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि कुछ टैक्सेस होते हैं, कुछ ड्यूज होते हैं जो कि सिर्फ कहीं एक जगह के लोगों को देना पड़ रहा है, या फिर एक जगह पे किसी एक जगह पे किसी प्रोडक्ट पे कोई टैक्स है जो कि ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं पे वही चीज़ कम पड़ रही है। तो एक टैक्स देने का मतलब क्या कि सबको किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी यूज़ करने पे जो भी है टैक्स जो है वो सेम देना पड़ेगा पूरे फ्रांस को। ठीक है, तो ये भी एक रिफॉर्म ये बंदा लेके आया था। बेसिकली जो अभी जीएसटी है कि हाँ सबको एक टैक्स देना पड़ेगा पूरे इंडिया को, किसी भी प्रोडक्ट पे जो टैक्स लग रहा है वो पूरे इंडिया में सेम लगेगा। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पे। तो बेसिकली वो चीज़ ये इस बंदे ने करी थी कि हाँ सारी चीज़ों पे सेम टैक्स लगेगा, कहीं पे ज़्यादा कम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और लिख लो। क्या मेजर है वो? हाँ, ओह सॉरी।
ठीक है, तो अपन देख ही सकते हैं कि इस बंदे ने डिक्टेटरशिप में भी कितने सही काम किए हैं, लिटरली कितना सोचा इसने फ्रांस के बारे में। ठीक है, ऑल्दो ये चैप्टर तो अपने फर्स्ट टर्म में आ रहा है ना, तो ये तो वैसा आएगा क्या MCQs आएगा, तो इसमें ना अपन को देखो सिर्फ डेट्स नहीं आने वाले, सिर्फ डेट्स नहीं आने वाले, डेट्स पे लेकिन स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैं पेपर बना रही होंगी तो ऑब्वियस सी बात है MCQ में सबसे पहली नज़र डेट्स पे पड़ेगी, है कि नहीं। तो डेट्स पे स्पेशल ध्यान देना। और क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि मान लो अभी तो ये इतना पढ़ा नहीं अपन ने, लेकिन नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, तो मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि बता दो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्या क्या रीजन थे। अब उन्होंने 4 चीज़ें लिख दी, 4 रीज़न लिख दी, उसमें से एक रीज़न पे तुम्हें टिक लगाना है, वैसा आ सकता है। या तो ऐसा भी आ सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या रीज़न नहीं था, तो वो लोग 3 रीज़न दे देंगे और एक रीज़न कुछ भी दे देंगे उल्टा सा, और फिर तुम्हें उस पर टिक लगाना है। तो ये थियरी कंसेप्ट इसलिए पढ़ के रख लो, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए कि रीज़न बताओ, क्या चेंजेस, क्या रिफॉर्म्स आए वो बताओ, तो उसमें तुम लोग अच्छे से टिक लगा सको। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इधर उधर से भी क्वेश्चन आ गया तो सब समझ में आएगा अपन को, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो अपनी नेपोलियन की आर्मी थी उसने कैसे दूसरी जगह पे कॉन्कर करना चालू किया, कैसे दूसरी कंट्रीज़ जो थी वो खुद चाहती थी कि भाई नेपोलियन तुम इतने अच्छे हो कि तुम आओ और हमें कॉन्कर कर लो, आओ हमारे राजा को हराओ और तुम कॉन्कर कर लो, हमें तुम बहुत पसंद हो। तो ये कंडीशन थी उसके एडजेसेंट कंट्रीज़ में, इतना पसंद था नेपोलियन लोगों को। ठीक है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है।